तुलिका बंसल, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन से आज आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, NEP 2020 ने भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बहुत एम्फसाइज किया है और इसी के तहत हमारा डिपार्टमेंट, हमारा स्कूल भी काफ़ी इसके लिए एक्टिव है और ये सब हो पा रहा है प्रोफेसर सरोज शर्मा जो हमारी टीम है उनकी लीडरशिप के अंदर। तो चलिए आज हम प्रोफेसर सरोज शर्मा से मिलते हैं और जानते हैं कि NEP 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा किस तरह से विकसित हो सकती है और सही मायनों में भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या। नमस्कार मैम। नमस्कार तुलिका जी और सभी सुधीजनों को जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का मैं अनुनत अभिनंदन करती हूँ। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र किया तो एक लंबे इंतजार के बाद, लगभग 34 वर्ष के इंतजार के बाद एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जो भारतीय परंपराओं से जुड़ने की बात करती है, देश की सभ्यता, संस्कृति और हमारी जड़ों को से जुड़ने की बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ज्यादा बल दिया गया है कि कैसे हम इंटीग्रेट करें भारतीय ज्ञान परंपरा को। तो भारतीय ज्ञान परंपरा आखिर है क्या? भारत हमेशा कहा जाता है भारत, भा मतलब प्रकाश, प्रकाश की तरफ जो देश रत है, यहाँ के निवासी रत हैं, वही भारतीय ज्ञान परंपरा है और जो सदियों से चली आ रही, मैं इसको सदियों से ज्यादा हजारों वर्ष कहूंगी। और हमारी दुर्भाग्य से जो पिछले इतिहास की किताबें थी उसमें हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान पे थोड़ा कम ध्यान दिया गया या कम वर्णन किया गया। लेकिन अब क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये संस्तुति है तो समस्त विश्वविद्यालय, हमारे देश के संस्थाएं, एपेक्स बॉडी सभी इस दिशा में प्रयासरत है कि कैसे हम भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो ज्ञान व्यवस्था है, जो क्रमिक उन्नयन हुआ हजारों वर्ष से, उसको हम कैसे अपनी शिक्षा व्यवस्था में लागू करें जिससे हमारे विद्यार्थी एक उन्नत भारत के शिक्षित नागरिक बन सके, जिन्हें अपने देश के प्राचीन ज्ञान पे गौरव हो और वो ज्ञान जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक था, जो पूरी तरीके से शास्त्र सम्मत था और शिक्षा के हर क्षेत्र में उस ज्ञान का दखल था। भारत विश्वविद्यालयों का देश रहा है। कुछ विश्वविद्यालय तो हम जानते ही हैं, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, लेकिन जो उल्लेख है, जो मिलता है उल्लेख, 52 विश्वविद्यालय पूरी तरीके से वांग्मय के क्षेत्र में थे, जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे और पूरी दुनिया से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञान सिर्फ एक सदी का नहीं है, हजारों वर्ष की तपस्या, हमारे जो दार्शनिक, हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो दार्शनिक और वैज्ञानिक भी होते थे और हमारी ज्ञान परंपरा का आधार वैज्ञानिक होता था। तो इस ज्ञान को हम कैसे भावी पीढ़ी तक ले जाएं? दुर्भाग्य से वो बहुत ज्यादा हमारे पाठ्य पुस्तकों में हमारी पीढ़ी नहीं पढ़ पाई जो पिछली थी। तो जो जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात यूनेस्को करता है, सस्टेनेबल जो देर तक रहे, जो सदियों तक रहे, जो हजारों वर्ष तक रहे। आज भी अगर वैदिक गणित प्रासंगिक है, आज भी अगर प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान प्रासंगिक है, हमारा आयुर्वेद आज भी फल फूल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस ज्ञान में ज्यादा से ज्यादा शोध करने की आवश्यकता है? और जो हजारों वर्ष की परंपरा रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, चाहे श्रुति की परंपरा हो या फिर वो गुरुकुलों से या विश्वविद्यालयों में जो समृद्ध रही हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारी कलाएं, उसको हम कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेते गए, क्या परिवर्तन हुए और किन किन क्षेत्रों में भारत ने महारत हासिल की, किन किन क्षेत्रों में हम आगे थे कि पूरी दुनिया के विद्यार्थी हमारे यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। उसमें रिसर्च की आवश्यकता है, इसको समृद्ध करने की आवश्यकता है। हम रह के ना एक प्रश्न लोग बार बार पूछते हैं कि आखिर AI के टाइम में आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम का कोई साइंटिफिक बेस है? जैसे कि मैंने कहा तुलिका जी कि हमारे जितने दार्शनिक थे वो वैज्ञानिक भी थे। हम चाहे वेदों की बात करें, जो हमारा देश है उसमें ये कहा गया है कि 16 विद्याएं हैं। इस पे भी कहा जाता है कि 14 से 18 तक की प्रमुख विद्याएं हैं, लेकिन आमतौर पे कहा जाता है कि 16 विद्याएं हैं। उसमें 4 वेद हैं, उसके बाद वेदांत है,
उपनिषद हैं और 64 कलाओं की बात की गई है। तो ये जो वेद वेदांग 64 कलाएं हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ सरस्वती के एक हाथ में तो पुस्तक है, दूसरे हाथ में उनके खड़ग है, तीसरे हाथ में वीणा है। उसी तरीके से गणेश आपको मृदंग बजाते दिख जाएंगे। तो हम ज्ञान के साथ स्किल की भी बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या बोलती है? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एजुकेशन और भारत केंद्रित शिक्षा की बात करती है। तो आज भी जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, संस्कृत को कहा जाता है। हालांकि जो दक्षिण और उत्तर का जो विभेद है वो पैदा किया गया है। मूलतः इनकी भाषाओं पे और भी शोध करने की आवश्यकता है। जो हमारे स्क्रिप्ट है देवनागरी, जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखते हैं, तो बड़ा ही वैज्ञानिक आधार है। और हमारा जो षट दर्शन है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक था। हमारे षट दर्शन में 6 दर्शन के भाग हैं। उसमें न्याय है, गौतम मुनि ने प्रतिपादित किया था। सांख्य है, कपिल मुनि ने कहा था, जो प्रकृति और पुरुष के बीच का संबंध है। उसके साथ साथ उसमें वैशेषिक दर्शन है, जो एटॉमिक थ्योरी है, महर्षि कणाद ने बहुत अच्छे से उसमें कहा था। योग शास्त्र है, पूरी दुनिया जिसकी महत्ता जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के सद प्रयासों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये जो 6 दर्शन है पूरी तरीके से वैज्ञानिक थे। हम गणित के क्षेत्र में थे, हम ज्योतिष के क्षेत्र में थे अग्रणी, हम एस्ट्रोलॉजी में आगे थे, आर्किटेक्चर में थे, आर्कियोलॉजी में आगे थे, अर्थशास्त्र में हम आगे थे। इसके साथ साथ पूरी दुनिया से हमारा व्यापार होता था। सैन्य शास्त्र में हम बहुत आगे थे। वास्तुकला तो हमारी थी ही, हमारे प्राचीन मंदिर हैं, हमारे प्राचीन प्रासाद हैं, पुरा है। तो आप जिस वैज्ञानिक आधार की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो शुरू से ही ये परिकल्पना थी, ब्रह्मांड की परिकल्पना। आप देखिए ब्रह्मांड क्या है? अंडे के आकार का अंड, ब्रह्म अंड। इस पूरी सृष्टि को ब्रह्म कहा गया और वो अंडे के आकार का है। हजारों वर्ष पहले जब हमारे वेद कहते हैं या ऋग्वेद कहता है कि इस ब्रह्मांड का सार, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उस समय भी हमें पता था कि पूरा जो यूनिवर्स है या पूरी पृथ्वी है जो अंडे के शेप में है। कोपरनिकस को विष का प्याला दे दिया जाता है जब वो कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। गैलीलियो को विष दिया जाता है। मगर हमारे यहाँ तो आर्यभट्ट 5वीं सदी में ही बता देते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, क्या दूरी है, कितना एक्सेस है उसका। तो ये जो वैज्ञानिक आधार है, हम गणित में आगे थे, हम रसायन शास्त्र में बोधायन ऋषि को माना जाता है कि वो पाइथागोरस का प्रमेय तो बाद में आया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। हम विज्ञान में, भौतिक शास्त्र में जल पे हमारे काम है, विद्युत की बात की गई है, चुंबकत्व की बात की गई है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात की गई है। तो ये सारी चीजें समय से हजारों साल तक हमारा जो षड दर्शन है वो पुष्पित और पल्लवित होता रहा। और आज जब आप वैज्ञानिक आधार की बात करती है, तो एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि महाभारत हो रहा था और धृतराष्ट्र क्योंकि देख नहीं सकते थे, तो संजय उनको बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो आपको क्या नहीं लगता कि आज का जो इंटरनेट है, आज का जो टेलीविजन है, उस समय ऐसा हुआ। आज भी कुरुक्षेत्र में वहाँ का जो ग्रेविटेशनल, वहाँ का जो है रेडियो एक्टिव, वहाँ पे जमीन में रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। तो ये प्रमाण है कि हमारे जो अग्नियास्त्र थे, हमारे प्रक्षेपास्त्र थे, सैन्य विज्ञान में हम आगे थे। तो ये सारी चीजें, हमारा जो सैन्य शास्त्र है, हमारा आयुर्वेद है, ये सारी चीजें वैज्ञानिक आधार पर ही हैं। तो एआई की जब आप बात करती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारे यहाँ तो परा और अपरा विद्या की बात की गई है, सूक्ष्म शरीर की बात की गई है। कहा जाता है कि पहले शंकराचार्य भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा निकले थे और भारती ने जब उनसे प्रश्न किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे परा और अपरा विद्याओं की ही बात करती है, जिनमें जो मैं इन 16 विद्याओं की बात कर रही हूँ, ये इन भागों में विद्यमान थी। कुछ चीज़ें हम जिनको देख पाते हैं, कुछ चीज़ें हम जिनको नहीं देख पाते, कुछ प्रश्नों के उत्तर विज्ञान भी नहीं देता। मनोविज्ञान उसमें ऐसा है कि जिसमें बहुत कुछ शोध करने की आवश्यकता है। तो जो पंचकोश की अवधारणा है, ये परा अपरा इन सारी चीज़ों की बात करती है। षट दर्शन में मैंने वैज्ञानिक आधार की बात की। 64 कलाएं हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्किल की बात करती है। तो हमारे यहाँ ये 64 कलाएं स्किल ही तो थी। आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की आज बात हो रही है। आज ये बोला जा रहा है एआई कोडिंग की हम बात करें, तो हमारी संस्कृत जो है पूरी तरीके से वैज्ञानिक भाषा थी।
आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि वो वैज्ञानिक आधार पर देवनागरी लिपि है, जैसा हम बोलते हैं उस हिसाब से है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही होगा कि एआई के युग में भी हमारा प्राचीन ज्ञान जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक था, पूरी तरीके से प्रासंगिक है। हाँ, आपने बहुत ही सुंदर तरह से हमें बताया कि किस तरह से हमारी एंशिएंट इंडियन नॉलेज आज भी एआई के टाइम पे भी साथ दे रही है। अब अगले सत्र में हम मैम से जानेंगे कि किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हम शिक्षा के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ सकते हैं। धन्यवाद मैम, आपका धन्यवाद।